हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू बच्चों। एंड यस, जैसा आप सब जानते हो कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, जो कि लेक्चर 2 होने वाला है। एंड यस, यू ऑल नो दैट भाई इसका लेक्चर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फॉर क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। एंड आज का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हो, हम यहाँ पे 3 टॉपिक पे डील करने वाले हैं। एक है ओम्स लॉ, दूसरा है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। बट यस, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ करने से पहले एक टॉपिक और आता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ, हम वो भी करेंगे। और उसके बाद जो है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो आज का जो मेजर कंसर्न होने वाला है वो इन्हीं 3 टॉपिक पे होने वाला है, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं विदाउट नी डिले। एंड यस, जैसा आप सब जानते हो कि ओम्स लॉ तो ऑलरेडी आपने अपने लोअर क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम बहुत ही बेसिक से इसको लेक्चर को लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ तेरी, ये क्या है भाई? यहाँ पे कौन किसको मार रहा है, कौन किसे ढकेल रहा है, यहाँ पे कोई किसे फांसी दे रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत गहराई इस पिक्चर में दिखाई देगी। सी, यहाँ पे होता ये है कि ये जो है भैया, ये हमारे हैं वोल्टेज भाई साहब, है ना। इनका काम होता है वोल्टेज प्रोवाइड करना, और वोल्टेज की वजह से हमें सर्किट में क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो देखिए, ये जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ये है हमारा करंट, है ना, क्योंकि इनका नाम क्या है? एम्पियर। इनका नाम क्या है? एम्पियर। और ये है हमारे वोल्ट, ओके, जो क्या देते हैं? वोल्टेज देते हैं, ओके। और ये जो है भाई साहब यहाँ पे जो खड़े दिख रहे हैं आपको, इनका काम होता है दूसरों के काम में टांग डालना, है ना, किसी को अपना काम अच्छे से ना करना देना। तो यहाँ पे इनका नाम है भैया रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। तो मान लो ये एक वायर है, जिस वायर से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, किसकी मदद से? वोल्टेज की मदद से। पर ये जो रेजिस्टेंस भाई साहब है, आप देख रहे हो किस तरीके से ये करंट को आगे जाने नहीं दे रहे, पकड़ के बांध रहे हैं, है ना। तो बस भैया यही है हमारा ओम्स लॉ। अरे सर, आपने तो कितनी आसानी से समझा दिया, थोड़ा सा सर्किट बना के भी समझा दीजिए। चलो वो भी करते हैं। चलो मान लो बच्चों, मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट। और यहाँ पे हमने लगा दी एक बैटरी, ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जैसे आप सब जानते हो, बैटरी कनेक्ट होगी तो सर्किट में करंट तो जाहिर सी बात है फ्लो होना लगेगा, राइट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक सेल कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है बच्चों? जब भी अभी यहाँ पे ओम्स लॉ ने क्या कहा था? ओम्स लॉ ने कुछ डेफिनेशन दे रखा था, राइट। तो ओम्स लॉ ने ये कहा था कि अगर मतलब उनका तो पहला स्टेटमेंट ये था कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? करंट के साथ। ये प्रोपोर्शनलिटी बहुत कमाल की चीज होती है। देखो, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर आप वोल्टेज कम करोगे तो करंट भी क्या होगा? कम होगा। ये तो सभी जानते हैं बच्चों। अगर मैंने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाई तो करंट ज़्यादा मिलेगा, कम वोल्टेज की बैटरी लगाऊंगा तो करंट भी हमें कम मिलेगा। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे इक्वल टू का साइन चाहिए तो मुझे V इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लेना पड़ेगा, है ना, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ I। और यहाँ पे वो जो कांस्टेंट होता है वो उस सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ ने ये बोला था कि जो रेजिस्टेंस R है ये हमारा हमेशा जो है क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा फॉर दी पर्टिकुलर सर्किट। तो ये R की जो वैल्यू है, बाय द वे, ये होनी चाहिए कांस्टेंट। और जब तक मेरा R कांस्टेंट रहेगा तब तक मेरा जो V और I का रिलेशन है वो बरकरार रहेगा। और V और I का रिलेशन क्या था मेरा? कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब आप वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करो करंट कम होगा। पर उस पर्पस के लिए रेजिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन पर्टिकुलर सर्किट। अब मान लो किसी एक सर्किट का रेजिस्टेंस है 10 ओम, मैं एग्जांपल देके चल रहा हूं, तो वो 10 ही होना चाहिए, 10 से कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम ज्यादा होगा तो फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आपको बताता हूं मैं। तो ओम्स लॉ ने फिलहाल ये बोला था कि फॉर अ गिवन पर्टिकुलर सर्किट द V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और ये V जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तब तक होगा जब तक मेरे कुछ पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे। और वो पैरामीटर्स क्या थे? जैसे कि मैं बोलूं लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, अगर मैं लेंथ ऑफ वायर चेंज ना करूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, राइट, टेम्परेचर ऑफ वायर एंड मटेरियल ऑफ वायर, ठीक है। अगर मेरे ये 4 पैरामीटर्स बच्चों चेंज नहीं होते हैं, बात ध्यान से सुनना, तो रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है।
If you change the length, resistance change. If you change the area, resistance changes. If you change the temperature, then also resistance changes. And if you change the material, तो क्या ही पूछना, रेजिस्टेंस चेंज हो ही जाएगा। तो अगर मैंने ये सर्किट बनाई है जैसा आप यहां पे देख रहे हो, तो इस सर्किट में भैया मैं तो लेंथ चेंज करूंगा क्या? नहीं कर रहा हूं। मैंने जो अभी हमारे घर में जो वायरिंग हो रखी है तो उसका तो लेंथ वही रहने वाला है, वो बड़ा छोटा तो होगा नहीं, तो लेंथ तो चलो चेंज नहीं हो रहा है, ना ही मेरा एरिया चेंज हो रहा है और ना ही तो मेरा मटेरियल चेंज हो रहा है। बट बच्चों, व्हेन वी गो ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज ना, सो एट अ हायर वोल्टेज जो हमारे करंट हैं, राइट, वो भी इंक्रीज होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट द थर्मल एनर्जी, ध्यान सुनना, राइट, द थर्मल एनर्जी goes on increasing, and because of the increase in the temperature there is a change in the resistance, because हमारा जो resistance था वो इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। अगर ये फैक्टर्स चेंज नहीं होते तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होता। बट हमने कहा जब हम हायर वोल्टेज पे जाते हैं तो विद द ग्रेटर वोल्टेज द टेम्परेचर विल ऑल्सो राइज। अब आपने देखा होगा आपके घर में टीवी है, एसी है, फैन है। बच्चों, क्या फैन का मोटर गर्म नहीं होता है? होता है ना, जब उसमें करंट मैक्सिमम। आप क्या चार्जर, मोबाइल चार्ज करते हो तो क्या आपका चार्जर या फोन हीट नहीं होता है? हीट होता है। मतलब हीटिंग इफेक्ट जो है हमें दिखता है, मतलब वहां पर जो है टेम्परेचर राइज होता है। एंड बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस चेंजेस। एंड हाउ इट चेंजेस? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अभी ओम्स लॉ ने बोला था कि दिस इज कांस्टेंट। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट वैल्यू ही चेंज हो रही है। तो कांस्टेंट वैल्यू के चेंज होने से क्या होता है, हमें जो IV का ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलता है, जो कि लिमिटेशन में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाय द वे होता कैसा है, अब आप यहाँ पे आ जाओ, आपको यहाँ पे बात समझ में आएगी। देखो, तो यहाँ पे ओम्स लॉ ने क्या कहा। So definition of Ohm's law is the mathematical relationship between the electrical current, resistance and voltage। तो सीधी बात है, तो यहाँ पे एक रिलेशन है किसके ऊपर? वोल्टेज के ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर, राइट। सो Ohm's law state that the current through a conductor between 2 point is directly proportional to voltage across the 2 point। तो अगर मैंने 2 पॉइंट चूज किया है, मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस लगा के मैंने ये पॉइंट ए और पॉइंट बी चूज किया है। दिस इज एट पॉजिटिव वोल्टेज, दिस इज एट नेगेटिव वोल्टेज या नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो भी मेरा वोल्टेज होगा इस पॉइंट ए और बी के अक्रॉस, ठीक है, और जो भी मेरा करंट फ्लो हो रहा होगा ए और बी के अक्रॉस, एंड वॉट एवर इज माई रेजिस्टेंस, तो ये सारा मिलकर के जो है भाई क्या मिलेगा मुझे? एक ओम्स लॉ देगा, जिसमें हमने बोला था वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? V इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ आई, जिसमें हमने आर को कांस्टेंट माना, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू आई आर, और इसको बोल सकते हो V इज इक्वल टू आई आर। क्या बोल सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर, जो है ना, तो हमें याद रह जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखो क्या दिया है, द प्रिंसिपल इज नेम्ड आफ्टर अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। तो ये जॉर्ज साइमन ओम था, तो ये उन्हीं के नाम पे जो है ओम्स लॉ दिया गया हुआ है, ठीक है। अब ओम्स लॉ का जो ग्राफ होता है, तो देखो हमारे जो ओहिमिक डिवाइस होते हैं, ओहिमिक डिवाइस मतलब क्या? जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ना चाहिए, इसका मतलब वो ओम्स लॉ को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो बाय द वे उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। देखो, विद द इंक्रीजिंग वोल्टेज द करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कैसे? जब मेरा वोल्टेज जीरो था, करंट भी जीरो था, मैंने मान लो वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, है ना। तो मैंने जब वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी क्या हो गया? बढ़ गया। मैंने वोल्टेज और बढ़ाया तो करंट देखो और इंक्रीज हो गया, राइट। सो विद द इंक्रीजिंग वोल्टेज द करंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये हमारा ओमिक डिवाइस होता है। बट जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होता है, एकदम से जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा हमें नहीं मिलेगा, ये हमारा एक आइडियल कंडीशन होता है। तो बाय द वे ये ग्राफ कुछ पॉइंट के बाद ना ऐसे कर्व हो जाता है, मतलब ऐसे सीधा तो जाता है, एक टाइम के बाद ये ग्राफ ऐसे कर्व होने लगता है नीचे की तरफ, राइट। तो ये जो कर्व होता है, मतलब आप अभी देखो यहाँ पे मैंने वोल्टेज तो बढ़ाया, राइट, पर करंट मेरा जितना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं हुआ हमें। तो ये क्यों होता है? बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हायर वोल्टेज पे टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होता है। टेम्परेचर बढ़ने लगता है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट कम होने लगता है। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये ओम का काम क्या है ना, ये रेजिस्टेंस का काम है करंट को आगे जाने से रोकना, है ना। तो देखो भाई ये कितना खुश लग रहा है ना, ये बेचारा एकदम, इसको पसीने छूट रहे हैं, है ना, इसे ढकेलने में, और ये तो ऐसा लग रहा है फंस ही गया है, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है ना। तो जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतना फ्रीली फ्लो करेगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उतना
जो है रेस्ट्रिक्टेडली जाएगा। ओके और जो नॉन ओहमिक डिवाइस होते हैं हमारे बच्चों, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो बेसिकली इसमें सेमीकंडक्टर्स आते हैं हमारे बहुत सारे, ठीक है। तो उनका ग्राफ तो कभी भी लीनियर ग्राफ आपको नहीं मिलने वाला है, राइट। या तो ऐसे कर्व होगा या फिर ऐसे कुछ कर्व होगा, बट यू विल नॉट गेट अ लीनियर ग्राफ। तो जब भी आपको आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बनाओ, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जब भी आप वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिलती है कहीं पे भी, तो वो जो डिवाइस होता है जिसके लिए आपने वो ग्राफ बनाया है वो नॉन ओमिक डिवाइस है, मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स विद द इंक्रीजिंग वोल्टेज योर करंट इज नॉट इंक्रीजिंग लीनियरली। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है फॉर्मूला बताया, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V जो है वो मेरा वोल्टेज है जिसकी यूनिट होगी वोल्ट, ऐसा यूनिट। I जो है वो मेरा करंट है जिसकी यूनिट होगी एम्पियर, और जो R है वो हमारा रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट होगी ओम, राइट। सिंबल ऐसे देंगे उसको हम। ओके, तो इन्हीं के नाम पर, जो जॉर्ज साइमन ओम है, इन्हीं के नाम पर जो है इसका यूनिट भी दिया गया है, एंड दिस इज नोन एज ओम। एंड वन मोर थिंग, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। ये बात को ध्यान रखो बच्चों। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, मतलब अभी मेरा रेजिस्टेंस क्या है, R है ना। तो अगर मैं R का रेसिप्रोकल ले लूं, तो जैसे कि मैंने लिखा 1/R, तो 1/R को मैं बोलूंगा कंडक्टेंस। क्या बोलूंगा बच्चों? यस, कंडक्टेंस। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, राइट। इतनी बात क्लियर है आपको? ओके, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? तो 1/R है, तो कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है C से डिफाइन करते हैं, तो इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स। ओके, क्योंकि 1/ओम हो जाएगा ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स। ओके, तो अगर आपको कभी बोला जाए फाइंड आउट द कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लेना। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, मैंने अभी जो ग्राफ के बारे में बात किया आपको, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैंने वोल्टेज दिया और यहां पे मुझे करंट मिला 1 एम्पियर। मैंने वोल्टेज और बढ़ाया, करंट में मुझे मिला 2 एम्पियर। मतलब देखो यहाँ पे लीनियर इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब उस डिवाइस में कुछ तो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। तो देखो मैं अगर पहले वाले के लिए फाइंड आउट करूँ, वोल्टेज मुझे दिया है 3 वोल्ट, करंट मुझे मिला है 1 एम्पियर, तो व्हाट विल बी दी रेजिस्टेंस? तो फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। तो R क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V कितना है? 3, I कितना है? 1, आंसर कितना हो गया? 3। मतलब रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? 3 ओम का रेजिस्टेंस है। बात समझ में आई कैसे निकाला जाता है? सेकंड वाले से भी करोगे तो भी आपको रेजिस्टेंस सेम ही आएगा। देखो सेकंड वाले केस में क्या है, V तुम्हारा कितना है? 6 वोल्ट है, और I कितना है तुम्हारा? 2 एम्पियर है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाओ, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यू विल गेट वॉट? 6 अपॉन 2, द आंसर इज अगेन 3 ओम, राइट। तो रेजिस्टेंस आपको फिर से क्या मिला है? 3 ओम ही मिला है। तो दिस शोज दैट कि आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए देखो यहाँ पे R कांस्टेंट लिखा है और उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो दिस स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ इज फॉर इज नोन एज आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ कंडक्टर। तो बेसिकली जो कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो तो किसी को भी नहीं फॉलो करते। आपको पता है इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, तो वहाँ पे करंट मिलने की चांस ही नहीं है। और दूसरा है सेमीकंडक्टर्स, तो वहाँ पे वो नॉन ओमिक डिवाइस में आ जाते हैं। तो ये तो बात हो गई बेसिकली ओम्स लॉ के ऊपर, जो आपने क्लास लोअर क्लासेस में भी किया होगा। पर यहाँ पे कुछ थोड़े से चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं वो देखते हैं हम। अब हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कैसे इसको जो है हम लोग फिजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैं एक इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री आपको बताने वाला हूँ, उसका पाथ बताने वाला हूँ, कैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है। आपको ये बात तो याद होगी, हमने पिछले क्लास में कुछ फॉर्मुलेस डिराइव किए थे, है ना। जैसे हमने फॉर्मुलेस डिराइव किए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, राइट। हमने जो है पिछले क्लास में जो है आपको बताया था कैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है। यू ऑल्सो नो व्हाट इज रैंडम वेलोसिटी, है ना। तो हमारे पास जो रैंडम वेलोसिटी होती है बच्चों किसी भी इलेक्ट्रॉन की, कितनी होती है? 10 to the power 5 to 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो व्हाट इज माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो इट इज इन द रेंज ऑफ 10 raised to यू कैन से -4 to -5, राइट, मीटर पर सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, पावर में देखो माइनस में गया है ना, मतलब 0.0001 मीटर पर सेकेंड। सो इट्स अ वेरी स्मॉल वेलोसिटी। तो इतनी छोटी वेलोसिटी कैसे हो जाती है इसकी, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सी बात बोलूँ,
तो जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं इनसाइड अ कंडक्टर, तो एक क्वेश्चन था कि वेदर द इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद ईच अदर और नॉट। तो बेसिकली देखो ऐसा होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो सब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन, इसके सामने एक और इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके तरफ आ रहा है, पर ये इससे जो है कोलाइड नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, तो ये यहीं से ही मुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन तो नहीं होता है, राइट। बट यहां पे जैसे ही ये इसके सामने आता है, ये यहां से अपना पाथ चेंज कर देता है। तो जैसे आप यहां पे देख सकते हो, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को शो किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन सामने आया, यहाँ पे इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, फिर वो इस तरफ गया, फिर वो इस तरफ गया, फिर वो पीछे गया, फिर वो आगे गया, फिर वो यहाँ पे नीचे गया, मतलब अल्टीमेटली वो आगे पीछे घूम रहा है। पर यू कैन सी दैट कि ये इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली यहाँ तक पहुंच गया है ना, यहाँ तक फाइनली ये इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भी तो यहाँ तक पहुंच गया है। मतलब इसने मल्टीपल पाथ फॉलो किए, बट वो फाइनली आगे की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब वो बहुत जिगजैग वे में मूव कर रहा है। मतलब मान लो अगर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वो यहाँ आ गया, ठीक है, फिर वो यहाँ आ गया, फिर वो यहाँ आ गया। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन फाइनली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो पहुंचा ना, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, पर फाइनली अब वो यहाँ तक पहुंच गया। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो एक किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो वेरी स्मॉल मूवमेंट है आगे की तरफ बढ़ना, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बढ़ेगा। अब जैसे अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया होता किसी एक बैटरी के साथ, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगा देते आप, उल्टा कर दिया हमने, नेगेटिव पॉजिटिव को उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया होता, मान लो ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव लगाया होता, यहाँ पॉजिटिव लगाया होता, राइट, कुछ ऐसे, तो हमें पता है कि हमारा जो करंट है वो ऐसे जाके ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है हमारा, राइट। करंट जो है वो पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगा। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात कर ली। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें तभी मिलेगी जब हम किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ, मतलब हम उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो बैटरी कनेक्ट करना तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अपने आप हो जाता है। आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे सकते हो, मतलब यू कैन प्लेस द कंडक्टर इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, एंड हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा जो है पॉजिटिव की तरफ ही मूव करेंगे इन दैट केस ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ अब डेरिवेशंस करने और कुछ अंडरस्टैंड करने हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली तो मूव कर रहे हैं, राइट, बट इसके साथ साथ हमारे इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही स्मॉल है, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया। ओके, तो जैसे अगर मैंने मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन की बात की, थोड़ा कलर चेंज करते हैं अंडरस्टैंड बेटर करने के लिए। मैंने इस इलेक्ट्रॉन की बात की, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, राइट, फिर इस तरफ गया, फिर वो इस तरफ आ गया। तो अगर मैं इतने ट्रांजिशन की बात करूं, तो इतने ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन मेरा अभी सिर्फ यहां से यहां तक ही आया है, बराबर, सिर्फ यहां से यहां तक गया है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। ओके, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। तो यहां पे जो ये जो टाइम है ना, तो जो एवरेज टाइम लग रहा है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, तो बाय द वे यहाँ पे कोलिजन तो नहीं होता है, राइट, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके यहाँ से निकल जाएगा, बट उसे कोलाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मैं अगर एवरेज टाइम लूँ, मतलब जैसे इन दोनों के बीच में जो टाइम लगा, अच्छा एक बात देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं लैम्बडा, है ना, पाथ डिस्टेंस जो होता है वो लैम्बडा होता है, और जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाउ। टाइम जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ। तो टाउ इज द टाइम पीरियड, और यू कैन से द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, अब इसी रिलेशन को यूज करके हम जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला डिराइव करेंगे कुछ, राइट। अच्छा, अभी मैं अगर मैं अगर आपको ऐसे बोलूँ, मैं थोड़ा सा डेरिवेशन पे आते हैं हम, क्योंकि अभी हम थियरी थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, डेरिवेशन पे आ जाए फटाफट। तो हमारा जो टॉपिक है, जैसा आपने देखा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ चल रहा है। तो इन दिस टॉपिक अगर मैंने आपको जैसे बताया
कि अगर मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करता हूं, ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव सम मास, है ना, इसके पास इसका कुछ मास होगा, ओके। और जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा बच्चों, राइट, तो मैं जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है आपके लोअर क्लासेस में, या आपने इवन भी पढ़ा होगा। तो एक फॉर्मूला था फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने फॉर्मूला किया होगा, अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां पे आपको फॉर्मूला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर वो चार्ज की जगह पे अभी हम यहाँ पे ई लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो कि हमारा वहां पे फॉर्मूला रहा था, राइट। तो ये वही फॉर्मूला है, खाली हमने ई क्यू को यहाँ लेके आ गए, एंड दैट क्यू इज वी आर कंसिडरिंग एज ई, दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी मेरा एक चार्ज पार्टिकल है ना, तो इसलिए हम जो है इस वाले फॉर्मूले को ही चूज कर रहे हैं। तो वी नो दैट कि माई फोर्स इज ई चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये मेरे लिए एक फॉर्मूला हो गया, लेट्स से इसको मैंने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज एक्सपीरियंसिंग अ एक्सेलरेशन, राइट। सो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या दोगे, तो आप न्यूटन सेकंड लॉ से भी कर सकते हो, राइट। आप न्यूटन सेकंड लॉ से क्या फॉर्मूला बता सकते हो, यू नो दैट कि आपका जो फोर्स है वो कितना होता है, तो F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F बाई एम। तो व्हाट इज F, तो F इज माई नथिंग बट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। सो ये जो था हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन, तो जिसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो उनके बीच में एक एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसा भी इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ही है, अगर वो इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो यहाँ तक जाने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया लैम्बडा, और टाइम लगा उसको हमने बोला टाउ 1, जिसको T1 बोलेंगे। फिर वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ पे भी यहाँ पे डिस्टेंस हो गया लैम्बडा 2, और इसको टाइम लग गया लेट्स से टाउ 2, राइट, जिसको T2 भी बोल सकते, राइट। फिर यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ पे हो गया लैम्बडा 3, और जो टाइम लगा वो लग गया T3, बिकॉज हर बार तो सेम कोलिजन सेम टाइम सेम डिस्टेंस नहीं होगा ना, अलग अलग होंगे। तो इनका जो एवरेज है, मतलब अभी मैं इतने सारे हैं ना, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके डिवाइड बाय, जैसे अगर मैंने 3 लिया तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 5 लिया तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो उसको मैं टाउ मान के चल रहा हूँ, राइट। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐसे स्टेटमेंट दे देना है कि लेट टाउ बी दी एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, राइट। तो टाउ बी दी माई एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है, सक्सेसिव कोलिजन मतलब एक के बाद जो दूसरा होता है ना, मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, जैसे मेरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो एक सक्सेसिव कोलिजन होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो एक सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो एक सक्सेसिव कोलिजन, राइट, लाइक दिस। तो ये मेरा हो गया। तो जो मेरा एवरेज फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एवरेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि हर बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द सक्सेसिव कोलिजन। तो मैं यहाँ पे अब जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेता हूँ, देखो मैं कितना लेता हूँ, तो आई कैन से दैट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, तो मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो दैट इज Vd इक्वल्स टू, अच्छा वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, अब देखो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर ना, हम एक्सेलरेशन को तो ये बोलते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी वेलोसिटी को मैं Vd लिख देता हूँ और टाइम को मैं टाउ ले लेता हूँ, ठीक है। तो माई एक्सेलरेशन इज व्हाट, Vd अपॉन टाउ, और आपको Vd चाहिए तो टाउ को यहाँ लेके जाओ, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो Vd मिल जाएगा। तो व्हाट इज योर Vd, एक्सेलरेशन टाइम्स टाउ, ओके। तो ये आपको जो है क्या मिल गया, यहाँ पे Vd मिल गया, एंड व्हाट इज Vd, दिस इज योर एवरेज टाइम, ओके।
तो अभी आपको वीडी यहाँ पर मिल चुका है और ए जिसमें हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, राइट, एट अ गिवन इंस्टेंट की बात करेंगे हम लोग, राइट। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस भी लेकर के आ सकता हूँ। कैसे हम चेंजेस करेंगे, तो देखो ज़रा ध्यान से। वी नो दैट वॉट, कि हमारा जो वीडी है दैट इज, हमने एक फॉर्मूला जो है प्रूफ किया था, अगर आपको याद होगा, तो वीडी को तो अभी हमने लिख दिया ए टाइम्स ऑफ टाउ, पर अभी हमें जो है यहाँ पर पता है कि हमारा ए कितना है। देखो इक्वेशन नंबर 2 से, तो मैं ए की जगह लिख सकता हूँ ई, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास, और यहाँ पे कर दूंगा मैं टाउ से मल्टीप्लाई, राइट। तो मैंने ये ए की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू पुट कर दिया, राइट। तो ये मुझे वीडी मिल गया, ओके। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर लेट्स से 3, ओके। तो ये वीडी की वैल्यू मिल गई मुझे, ई दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एंड टाउ द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी वीडी का एक फॉर्मूला और है, तो मुझे चलो मेरे ऐसा मिल गया, वीडी इज इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ डिवाइड बाय एम, ठीक है। ये इतना पहले हम लिख देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंस वी नो वीडी, अगर आपको याद होगा पिछला लेक्चर जो हमने पार्ट 1 किया था उसमें हमने वीडी का एक फॉर्मूला लिखा था, दैट वीडी इज इक्वल्स टू जे बाई एन ई, इफ यू रिमेंबर। वीडी इज इक्वल्स टू जे इज व्हाट, करंट डेंसिटी डिवाइड बाय एन ई। वीडी को ऐसे भी लिखते थे हम, वीडी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन टाइम्स ऑफ ए ई। तो ये आई अपॉन ए को हमने जे लिखा था, फिर जे इज द करंट डेंसिटी, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वीडी की जगह मैं वो वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, तो आई विल गेट हियर, ये यहाँ से इतना अलग है नहीं तो मिक्स हो जाएगा पूरा। तो आई विल गेट हियर, वीडी की जगह पे मैं लिखता हूँ जे अपॉन एन ई इक्वल्स टू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाय एम, ओके। तो ये जो है मेरा इतना मुझे रिलेशन मिल गया, ओके। आई होप यू गॉट दिस। एंड यहाँ पे डिस्टिंग्विश रखो बच्चा, ये जो है ये आपका जे है और ये जो है ये टाउ है, तो इसमें आप जरा सा कंफ्यूज मत होना, वरना जे और टाउ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ जरा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, कुछ चीज़ें कैंसिल होती हैं, क्या होता है, क्या कर सकते हैं, देखो। तो मुझे यहाँ पे जो है रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और करंट डेंसिटी में। तो मैं क्या करता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को एक साथ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो ऐसे इससे लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिखाता हूँ। तो मुझे जे और ई को अलग करना है, राइट। तो देखो मैं ये एन ई को इस साइड लेके जाता हूँ, एन ई को मैं राइट साइड में लेके जाता हूँ, तो मुझे मिलेगा जे इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो आई विल गेट जे इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई इंटू टाउ डिवाइड बाय एम, राइट। तो ये जे का टर्म हो गया। अगर इसमें मैं ई को अलग से ले लूँ, ई को अलग से ले लूँ, तो दिस इज रिटन एज जे इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ई। तो यहाँ पे मैंने जे को निकाला, पर अगर मुझे ई चाहिए, सिर्फ मुझे ई चाहिए, तो मुझे इन सभी टर्म को लेफ्ट साइड में लेकर जाना होगा। तो जब इन सभी टर्म को मैं लेफ्ट साइड में लेकर के जाऊँगा, तो व्हाट आई विल गेट दैट जो मेरे टर्म न्यूमरेटर में थे वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो ई इज इक्वल्स टू एम, मेरा डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो बचा था ई स्क्वायर एन टाइम्स ऑफ टाउ वो मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय जे, ठीक है। तो पिछले वाले इक्वेशन से हमने क्या किया, यहाँ पे खाली थोड़ा से चेंजेस किए हैं हमने। ये पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आ गए, क्योंकि आपके बुक में ऐसा इक्वेशन दे रखा है, तो हमने भी वैसे ही बना दिया इसको, ठीक है। तो वी गेट दिस, तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माई जे, और आप इसको ऐसे लिखते हो, तो ई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये जो मेरा टर्म है पूरा, ये देखो कांस्टेंट टर्म है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ, ये सारे मेरे कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो इन कांस्टेंट को हमने रो मान लिया, क्या मान लिया, रो टाइम्स ऑफ जे। और बच्चों सबसे खास बात ये होती है कि जो ये मेरा रो टाइम्स ऑफ जे है ना, इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, राइट। तो इस रो को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, यू नो बच्चा, राइट। तो अगर नहीं पता है तो रेजिस्टिविटी पे हम आगे आएंगे टॉपिक पे, जब हम रेजिस्टेंस का नेक्स्ट मतलब इस वीडियो के बाद वाला जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम रेजिस्टेंस पे ही डील करने वाले हैं। तो ये था हमारा, तो दिस इज एन फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगी जब हम, देखो ये फॉर्मूला कुछ हद तक सिमिलर है, V इज इक्वल्स टू आर इंटू आई से, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगी जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे,
दिस इज माई रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दिस इज माई करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट। ओके, तो ये हमारा जो है एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देता है। ओके, सो यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ओम्स लॉ। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पे। अब देखो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है। अब आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ओम्स लॉ, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं एंड हमारे पास बहुत सारे ओमिक डिवाइसेस भी होते हैं, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते भी हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसका जो है जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ना होते हुए एक कर्व लाइन शो करता है हमें, तो उन्हें जो हम बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइस, या फिर उनका जो है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में आएगा। तो अभी ज़्यादा कुछ ना करते हुए यहाँ पे बेसिक मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं जो आपको डिसाइड करवा देंगे कि भाई कि वो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, और जो कि हमारे लिमिटेशन के अंडर में आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल इन नेचर। तो भाई ओम्स लॉ जो है वो यूनिवर्सल नहीं है नेचर में। यूनिवर्सल नहीं है इसका मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में जी, तो जी जो कांस्टेंट था ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, मतलब ये वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होगी, उतनी ही रहेगी। तो ओम्स लॉ में ऐसा कुछ नहीं है भाई कि हमने कांस्टेंट बोल दिया तो वो उतना ही रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। दूसरी बात, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल दी एप्लीकेशंस। सीधी बात है, ओम्स लॉ आप हर जगह नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो भी नहीं करते, तो आप उनको हर जगह नहीं लगा सकते हो। देन बिहेवियर ऑफ डायोड्स, अगर आप डायोड्स की बात कर लो। अच्छा, ये डायोड्स का जो टॉपिक है ये बाय द वे सेमीकंडक्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे। तो डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस जो कि ओम्स लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, डायोड्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। ओके, तो डायोड भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें भी करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है, राइट। पर जब आप डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हो, मतलब जब आप डायोड का एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब करंट वोल्टेज वर्सेस करंट, जब आप ग्राफ उनका प्लॉट करते हो तो आपको एक कर्व लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं मिलेगी, राइट। कर्व लाइन मिलेगी, इसका मतलब क्या है, जैसे आप अभी अगर कभी आप पढ़ोगे तो उनका जो ग्राफ होता है, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, रिवर्स बायस में स्ट्रेट जा करके फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, राइट। तो मतलब उनको कभी भी आपको जो है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। इवन यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ दिया आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, राइट, तो यहाँ पर भी जो आप ग्राफ देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कर्व ग्राफ है। बिहेवियर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, अगर आप गैलियम आर्सेनाइड की बात करो, ये एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, मैंने एग्जांपल के तौर पे डाल दिया है, राइट। तो अगर आप गैलियम आर्सेनाइड को चूज करोगे तो उनका ग्राफ जो है वो हमेशा ही क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। एंड दूसरी बात, आईवी ग्राफ लाइक करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में ये जो है इतने पॉइंट्स आप याद रख लो, बाकी आपका जो है नैया पार हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो बाय द वे यहाँ पे आपका जो ओम्स लॉ का टॉपिक था वो एंड हो गया। तो ओम्स लॉ में हमने जो बातें सीखी वो ये थी, सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई कि ओम्स लॉ कैसे है और वो क्या चीज़ें कर रहा है, मतलब उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो हमने देखा। वो देखने के बाद हमने उसका फॉर्मूला भी देखा। फॉर्मूले में जो हम यूज़ कर रहे हैं टर्म्स, उन टर्म्स के मतलब हमने समझे, और उससे रिलेटेड ग्राफ कैसे बनते हैं ओम्स लॉ के हमने वो देखे। फिर हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ देखा, उसके लिए कुछ डेरिवेशन भी किया। एंड आफ्टर ऑल वी सॉ द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो ये जो टॉपिक है अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम यू विल बी गोइंग टू यूज दिस टॉपिक, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर जो है ये क्या होता है और कैसे आप जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एंड मैं आपको बता दूं ये टॉपिक आपने इवन क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपके टॉपिक्स में। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम इसको बहुत ही बेसिक से लेने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो ये जो सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हो, मैं इसका एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटा सा सर्किट डायग्राम है, हमारे पास जो है एक सर्किट है, कनेक्शन ऑफ वायर्स है, जिसमें हमने एक बैटरी कनेक्ट करके रखी हुई है, राइट। और एक इसमें हमने एक रेजिस्टेंस भी लगा के रखा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल हम मान के चलते हैं, एक को हमने पॉइंट ए माना है, एक को हमने पॉइंट बी माना है। ओके, और हमें ये पता है कि जब मैंने बैटरी लगाई है तो इसके अंदर अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होंगे, करंट भी इसके अंदर हमारा फ्लो होगा। अच्छा, आपको अगर मैं पूछूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होने वाला है, तो सीधी बात है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो मेरा ए से बी की तरफ होगा हमेशा के लिए, राइट। तो जो करंट है वो मेरा हमेशा ए टू बी की तरफ ही मूव करेगा, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये मेरा टर्मिनल जो है ये हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला जो टर्मिनल है हमारा ये लोअर पोटेंशियल पे है। इवन आप ए और बी पे भी वो चीज़ लागू कर सकते हो,
ए इज एट हायर पोटेंशियल, बी इज एट लोअर पोटेंशियल, बीच में रेजिस्टेंस है। ओके सो चलो मैंने ऐसे मान लिया भाई कि जो मेरा सेल मैंने जो इसके अंदर लगाया है, तो सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना। सेल का काम क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना इस सर्किट में, क्योंकि जब तक किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। और अगर कई बच्चे हैं जिनको नहीं पता पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो मैं उनके लिए शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अभी एक झरना है, झरने से पानी नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तो सीधी बात है झरने से पानी नीचे आता है। क्यों? क्योंकि ये जो जमीन है और वो जो झरने का हाइट है, राइट, जहाँ से पानी गिर रहा है, पहाड़ जो भी बोलो आप, तो वो ऊपर है, तो हमेशा जो एनर्जी है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक डिफरेंस है, इनके बीच में एक डिफरेंस है, कौन सा? पोटेंशियल का। तो ये जो पॉइंट, जैसे इसको मैंने पॉइंट ए माना, इसको मैंने पॉइंट बी माना, तो पॉइंट बी इज एट हायर पोटेंशियल, पॉइंट ए इज एट लोअर पोटेंशियल। सो इन दिस केस द एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। वैसे ही मैंने यहाँ पे ए को हायर पोटेंशियल पे ले रखा है, बी को लोअर पोटेंशियल पे ले रखा है सर्किट में, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमेशा ए से बी की तरफ जो है हमारी जाएगी। अब इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आ गया कि एनर्जी कैसे फ्लो होने वाली, राइट, इस दो टर्मिनल के बीच में। ओके, तो एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल, राइट, थ्रू दिस रेजिस्टर। तो चलो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा लेट क्यू चार्ज फ्लो इन टाइम डेल्टा टी थ्रू दी रेजिस्टर फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो मैंने ये माना कि भाई चलो मेरा जो है एक क्यू चार्ज जो है, राइट, क्यू चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है ए टू बी इन टाइम डेल्टा टी, राइट। तो डेल्टा टी टाइम में जो है मेरा क्यू चार्ज, डेल्टा टी मतलब सम टाइम, राइट, स्मॉल टाइम में मेरा जो है चार्ज ए टू बी जो है क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, राइट। तो अभी जैसे ही मेरा चार्ज ए टू बी जाएगा बच्चों, तो क्या वो इजीली जाएगा? अभी मैंने आपको बताया भाई रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। देखो यहाँ पे इस डायग्राम से आप काफी अच्छा समझोगे रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। देखो ये जो हमारा बहुत हंस रहा है ये बंदा है ना, इसके जो है ना, तो ये जो हंस रहा है ये डेविल जैसा, इसका काम क्या है? इसका काम है भाई करंट को जाने नहीं देना है ना, वोल्टेज से मेहनत करवाना है। देखो ना भाई ये वोल्टेज के पसीने छूट गए करंट को जाते जाते। तो इसके पसीने क्यों छूट रहे? क्योंकि इसको बहुत वर्क डन करना पड़ रहा है। तो बच्चों रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हमारे बैटरी को उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा करंट पास करने के लिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा बैटरी को वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा? उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहां पे जो भी रेजिस्टेंस हो तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चार्ज को मूव करना है ए टू बी। तो जब भी मेरा चार्ज ए टू बी मूव करेगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो चलो भाई वर्क डन किस तरीके से होता है जरा देखते हैं वो भी। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया, मैंने यहां पे बोला कि द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा बैटरी है, तो जब भी वहां पे ए मतलब जो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी देखो यहाँ इनके बीच में भी पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना, क्योंकि ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे, तो इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट, ए और बी के बीच में। तो ये जो हमेशा वर्क डन करेगा चार्ज को आगे ले जाने के लिए। तो कैसे वर्क डन होने वाला है जरा बात ध्यान से सुनना। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ वर्क डन का फॉर्मूला हम वोल्टेज से लेते हैं, ये हम क्लास 10th में पढ़े थे फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू W बाय Q। तो क्या बोला हमने? वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमने क्या डिफाइन किया? वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो जितना मैं वर्क डन कर रहा हूं एक चार्ज को मूव करने के लिए, उतना ही मेरा क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट, बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी की बात कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं रीराइट करूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट माय वर्क डन इज वोल्टेज इनटू चार्ज। ओके, माय वर्क डन इज व्हाट? वोल्टेज इनटू चार्ज। मैंने इसी फॉर्मूले को सिर्फ रीराइट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो वोल्टेज क्या था मेरा? पॉइंट ए और बी के बीच में, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने आपको बताया ना कि बैटरी को वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को मूव करने के लिए, दैट इज माय वोल्टेज। और वर्क डन क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू चार्ज, है ना। तो वोल्टेज इंटू चार्ज अगर मैं कर दूं तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये सब करने के लिए, ये इतना वर्क डन करने के लिए यहाँ पे सब एनर्जी कौन दे रहा है? सीधी बात है ना। तो इस सब को एनर्जी कौन दे रहा है? सेल दे रहा है ना। तो यहाँ पे एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा सेल। तो ये जितना भी वर्क डन हो रहा है इन सब वर्क डन को होने के लिए एनर्जी दे रहा है हमारा सेल, राइट, जो हमारे रजिस्टर से वर्क डन हो रहा है। ओके, तो अभी मैंने बोला कि जब भी मेरा कोई चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब ए से बी की तरफ, है ना, मेरा चार्ज ए टू बी जा रहा है ना, तो ए से बी तक जब भी मेरा कोई चार्ज फ्लो करेगा हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होगा हमारा,
तो ऑलवेज रिमेंबर, सो whenever the charge moves from like higher potential to lower potential, राइट, तो जब भी मेरा चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, राइट, ये बात ध्यान रखो, दैट इज फ्रॉम ए टू बी ऑलवेज। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमारा हमेशा जो है देयर विल बी अ डिक्रीज इन दी पोटेंशियल, राइट, सो दैट इज थ्रू अ डिक्रीज इन अ पोटेंशियल ऑफ वैल्यू v। तो हमारा जो पोटेंशियल है वो v की वैल्यू से क्या होगा, हमेशा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हम यहां पे बोलेंगे देयर विल बी डिक्रीज in the potential, right, there will be decrease in the potential energy by amount, okay, तो कितने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी कितने अमाउंट से डिक्रीज होती है, तो सीधी बात है उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो मुझे एक बात बताना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितना होगा, अब भाई जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी डिक्रीज होगी ना, सीधी बात है ना, तो जितना मैं वर्क डन करूंगा उतनी ही मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, तो लेट्स से मैंने डेल्टा यू से रिप्रेजेंट किया द डिक्रीज इन दी पोटेंशियल एनर्जी, राइट, कितना पोटेंशियल एनर्जी मेरा डिक्रीज हो रहा है उसको मैंने डेल्टा यू से क्या किया, डिफाइन किया। तो मेरा कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज डिक्रीज होगा बच्चों, जितना मैंने वर्क डन किया है, तो दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो आई कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, v इंटू क्यू, तो दैट इज v इंटू क्यू, ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे जो q है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हमने लोअर क्लास में पढ़ा था, दैट इज I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। डू यू रिमेंबर दिस, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ओके। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे चलो ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो स्मॉल टाइम के लिए हम लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी ऊपर स्मॉल टाइम बोल रखा है, तो डेल्टा टी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं Q को क्या लिख सकता हूँ, तो ये डेल्टा टी को जब यहाँ लेके आओगे आप, तो Q को क्या लिखोगे, I इंटू डेल्टा टी, तो यू विल राइट I इंटू डेल्टा टी, तो ये आपको क्या हो गया, डेल्टा U की वैल्यू हो गई, ओके। तो डेल्टा U इज व्हाट, I इंटू डेल्टा टी, और साथ में जो V भी है हमारा मल्टीप्लाइड बाय V, क्योंकि V भी तो है ना। तो ये मेरा पूरा इक्वेशन मान लो, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर, अच्छा ऊपर इक्वेशन कुछ बनाया नहीं हमने, ये इक्वेशन 1 हो गया मान लो, और ये इक्वेशन हो गया मेरा 2, ठीक है। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, राइट, जिसमें I हमारा करंट है, Q हमारा जो चार्ज है, ओके, और डेल्टा T जो है वो क्या है बच्चों, हमारा वो टाइम है, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताना आप सभी लोग, मेरा क्वेश्चन आप सभी लोग से, कि अभी ये जो वर्क डन हुआ है बच्चों, राइट, तो यहाँ पे जो मेरा अभी वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन जो है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो वोल्टेज है, वोल्टेज ने वर्क डन किया है चार्ज को पास करने में फ्रॉम ए टू बी। तो जब भी मेरा चार्ज ए टू बी जा रहा है ना, जब मेरा चार्ज ए टू बी जा रहा है, तो यहाँ पे जाने के लिए वो कुछ वर्क डन कर रहा है, और वो वर्क डन जो है हमने बोला वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो वर्क एनर्जी हमारी डिक्रीज हुई है, तो वेयर विल दिस एनर्जी गो। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से होगा कि वेयर विल दिस एनर्जी गो, राइट, ये एनर्जी कहां जाएगी। अच्छा, मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं, अभी जो हमने फाइंड आउट की, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू आई डेल्टा टी इंटू वी, है ना। तो ये मेरा जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहां जाएगी, तो देखो इसका सीधा सा आंसर है भाई, ये एनर्जी बहुत सारे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू सम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट बेसिकली सम टाइम मेजरली हम बात करते हैं, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम साउंड एनर्जी। अब हम जैसे गैजेट लगा दें, क्योंकि हमने जो यहाँ पे ये जो सर्किट दिख रहे हो ना आप लोग, ये कहाँ गया, हाँ, हमने जो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगाया है ना, तो जरूरी नहीं है रेजिस्टेंस मेरा सिर्फ रेजिस्टेंस हो भाई, ये मेरा कोई एक एक्सटर्नल डिवाइस भी हो सकता है। मैं यहाँ पे बल्ब लगा सकता हूँ, बल्ब का भी एक रेजिस्टेंस होता है। मैं यहाँ पे टीवी चला सकता हूँ मेरे घर में, उस टीवी का भी एक रेजिस्टेंस होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओह नो, बैटरी लो।
कितनी बुरी बात थी, चलो कोई बात नहीं। तो आई होप कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, राइट। तो मैंने यहाँ पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ भाई, ओके। चलो, तो डेल्टा यू क्या हो गया मेरा, आई डेल्टा टी इंटू वी। तो ये एनर्जी मेरी कहाँ जाएगी, कहीं भी किसी भी फॉर्म में जो है ये एनर्जी हमारी जो है क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइंड क्या करना है, हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है मेजरली, ठीक है। तो फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, तो सिंस मेरे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा यू राइट इज इक्वल्स टू आई डेल्टा टी बाय वी, तो मैं क्या करता हूँ इस डेल्टा टी को यहाँ लेके आता हूँ, तो मुझे मिलेगा डेल्टा यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू आई इंटू वी। अच्छा, ये डेल्टा यू बाय डेल्टा टी क्या है, नाउ यू नो दैट डेल्टा यू इज नथिंग बट बाय वर्क डन, है ना। पीछे मैंने बोला था डेल्टा यू क्या है, मेरा वर्क डन है, डेल्टा यू हमारा वर्क डन है, और ये टी इज नथिंग बट टाइम। अब मुझे आप बताओ वर्क डन पर यूनिट टाइम किसका फॉर्मूला था, तो सीधी बात है यार, वर्क डन पर यूनिट टाइम जो है ये फॉर्मूला था हमारा पावर का। अगर आपको याद नहीं है तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर। तो मैं यहाँ पे डेल्टा यू बाई टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पावर लिख सकता हूँ। तो दैट माई पावर इज इक्वल टू व्हाट, करंट इनटू वोल्टेज। तो भाई मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया पावर का, क्या मिल गया, करंट इनटू वोल्टेज। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे ये चीजें हो गई, राइट। अब इसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस भी लेके आ सकते हो, राइट। कैसे चेंजेस ला सकते हो, तो फॉर्मूले में चेंजेस होंगे यार। आप वोल्टेज को क्या लिख सकते हो, सिंस यू नो दैट P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी, पर V की जगह आप I इंटू आर भी लिख सकते हो, है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। तो आपको P का एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या, आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। ये एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला आप एक और बना सकते हो, यहाँ पे क्या बना सकते हो, तो सिंस यू नो P इज इक्वल टू वॉट, I इंटू वी है, तो आप I को क्या लिख सकते हो, तो सिंस यू नो दैट V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, तो योर I इज नथिंग बट V बाय आर, है ना। तो I को आप क्या लिखोगे, V बाय आर इंटू वी, विच इज नथिंग बट V स्क्वायर बाय आर। तो आपको पावर का एक और फॉर्मूला मिल गया, V स्क्वायर बाय आर। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मुलेज विच वी विल बी यूजिंग, राइट, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल पार्ट्स, ओके। तो ये आपका था, राइट। तो ये मेरा पावर डेसिपेशन है, राइट। तो बाय द वे ये जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो कितना पावर है, तो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ये इक्वेशन नंबर 1, तो अभी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो इक्वेशन 1 है ये मुझे ये बताएगा भाई कि कितना पावर हमने ट्रांसफर किया। बात ध्यान से समझना, ये I इंटू वी है, तो ये जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है ना, करंट और वोल्टेज का रिलेशन, ये मुझे ये बताता है कि कितना पावर जो है हमने ट्रांसफर किया, क्योंकि यहाँ पे करंट और वोल्टेज हमारे वही है ना, जो कितना पावर ट्रांसफर कर रहे हैं बाय द सेल टू द रेजिस्टर और एनी अदर डिवाइस, राइट, किस लिए, उस चार्ज को पास होने के लिए। तो हम इस इक्वेशन 1 के लिए क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पावर है दिस इज पावर ट्रांसफर, राइट। सो दिस पावर इज transferred by the cell to the resistor, राइट, और एनी अदर डिवाइस भी लिख सकते हो रजिस्टर के ओवर, ठीक है। पर जो हमने सेकेंड वाला फॉर्मूला बनाया, ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन जो बनाया, या जो थर्ड वाला इक्वेशन है मेरा, ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये इक्वेशन है कि कितना एनर्जी डेसिपेट हुआ हमारा। ये इक्वेशन किस लिए है, कितना एनर्जी डेसिपेट हुआ। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, राइट। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बोथ आर फॉर एनर्जी डेसिपेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया ये हमें बताएगा कि भाई कितना पावर डेसिपेट हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस विल गिव यू व्हाट, द पावर डेसिपेशन across a resistor, right, and this is only possible for heating it up, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पावर डेसिपेशन होता है ये हीटिंग पर्पस के लिए निकल जाता है, मतलब कितना पावर हमारा लॉस हो गया। तो पावर डेसिपेशन मतलब क्या हो रहा है, सीधी बात है, पावर डेसिपेशन का मतलब होता है पावर लॉस, कितना पावर हमारा लॉस होता है, ठीक है। तो पावर डेसिपेशन का मतलब होता है क्या, लॉस इन पावर, ओके। तो कितना पावर मेरा लॉस हो गया। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमें पावर लॉस बताएंगे।
इक्वेशन 1 मुझे ये बताएगा कि कितना मैंने पावर ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ सेल टू द रेजिस्टर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो यस, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करते हैं छोटा सा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ और दे रखा है आपको, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, जैसे आपका टॉपिक ही था ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ सोर्स इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द सर्किट, है ना। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो गया कि भाई मैंने जो बैटरी लगा रखी है वो कितना वर्क कर रहा है हमें करंट सप्लाई करने में। तो द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ सोर्स, तो बाय अ सोर्स मतलब जो हमारा सेल है, इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू अ सर्किट, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, तो टोटल वर्क डन बाय अ सोर्स और ईएमएफ इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल करंट फॉर गिवन टाइम, राइट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सर्किट। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पावर में डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें ये बताती है भाई मेरा जो टोटल वर्क डन हो रहा है किसी एक सोर्स से या किसी एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से। तो ईएमएफ वाला जो कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको आगे है, मैं आपको लेके आऊंगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट वो हम तभी सीखेंगे इसको। इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल करंट, तो मुझे इलेक्ट्रिकल करंट को मेंटेन करने के लिए जो टोटल वर्क डन करना पड़े, ठीक है, फॉर अ गिवन टाइम। तो देखो यहाँ पे अभी टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया। इलेक्ट्रिकल पावर में जो था टाइम नहीं था, पर यहाँ पे अभी हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया, राइट। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर अ गिवन टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ अभी, जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूँ, मान लो ऐसे कि चलो मैं एक बेसिक अभी करंट की बात कर रहे हैं हम, तो करंट की बात करते हैं। तो मैंने जैसे बोला मेरे पास एक आयरन है ना, आयरन मतलब समझते हो ना सब लोग इस, राइट। तो आयरन नहीं लेते हम लोग, कुछ और लेते हैं। मान लो चलो एक हम टीवी की बात करते हैं। मेरे पास एक टीवी है, ठीक है, घर में सभी के पास है, मेरे पास ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास अगर एक टीवी है, तो इस टीवी को मैंने बोला कि मैंने 2 घंटे के लिए यूज़ किया, ठीक है, मैंने इस टीवी को 2 घंटे के लिए यूज़ किया, और ये टीवी जो है इसका पावर कंजम्पशन है समथिंग कुछ, मैंने बोला मान लो 400 वैट का इसका पावर कंजम्पशन है। तो बताओ कितना वर्क डन, कितना मतलब कितना वर्क डन करेगा ये, मतलब मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सीधी बात है यार, हाँ वर्क डन निकालना है मुझे, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको एक टाइम बताया ना, पर्टिकुलर टाइम, मैंने 2 आवर्स के लिए उसको यूज़ किया, समझ रहे हो आप। तो वो मेरा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब मेरा कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ 2 घंटे में। बात समझो, यहाँ पे कितना एनर्जी कंजम्पशन हो गया 2 घंटे में। पर जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर ये हमें नहीं बताता है कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है 1 घंटे में या 2 घंटे में, ये हमारा हम कितना वर्क डन कर रहे हैं पर यूनिट टाइम उस करंट को मेंटेन करने के लिए, राइट, वो हमारा होता है पावर। ओके, तो फॉर्मूला भी दोनों का यहां पे दे रखा है। तो पावर क्या है मेरा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो W क्या है मेरा, वर्क डन है, T मेरा टाइम टेकन है, और V जो है वो पोटेंशियल है, और I जो है वो मेरा करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर है। SI यूनिट पावर का होगा वैट। पावर इज टाइम, पावर जो है P से रिप्रेजेंट करेंगे, T इज टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस करंट, और SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल, ठीक है। ये बेसिक सा इनमें डिफरेंस है। ओके, अभी एक क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे, राइट। क्या क्वेश्चन दिया है जरा ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसा दिया है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है विच टेक 6 एम्पियर करंट फ्रॉम अ 230 वोल्ट सप्लाई। तो ये 6 एम्पियर का करंट लेता है 230 वोल्ट के सप्लाई से। तो पहला अपना गिवन लिख दो। तो गिवन में आप क्या लिखोगे भैया, कितना मेरा करंट है, तो सीधी बात है 6 एम्पियर, कितने वोल्टेज है मेरा 230 वोल्ट है, राइट। तो कैलकुलेट पावर ऑफ द हीटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको पावर भी निकालना है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब आपको वर्क डन भी निकालना है, सीधी बात है। टाइम भी दे रखा है आपको कितना, 5 आवर्स के लिए, ठीक है, 5 घंटे के लिए। तो पहले तो सबसे तो आपको ठीक है, इसको आवर्स है तो आवर्स में, तो कोई जरूरी नहीं इसको सेकंड में हम उसको इसमें लिखेंगे। तो पहले पावर निकालोगे, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, करंट इनटू वोल्टेज, सिंपल, अभी हमने पढ़ा था। तो करंट कितना है हमारा बच्चों यहाँ पे, यस, हाउ मच इज योर करंट। तो करंट का बेसिक फॉर्मूला आपका हो जाएगा कितना, 6, और वोल्टेज कितना है 230, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यू गेट द आंसर
138 वैट। तो आपका 138 वैट का पावर हो गया, राइट। दिस आर दी सॉल्यूशन वी आर डूइंग। सेकेंड आपको निकालना है एनर्जी कंजम्पशन। तो एनर्जी कंजम्पशन के लिए फॉर्मूला क्या है भाई मेरा, एनर्जी कंजम्पशन दैट इज माय वर्क डन, कितना किया मैंने, तो वो है मेरा पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना था हमारा 138। अच्छा, इसको मैं किलोवाट में अगर लिख दूं तो 1.380 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। तो किलोवाट में कैसे किया, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1.380 किलो मतलब 10⁻³ वैट। तो 10⁻³ को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको यही मिलने वाला है। तो पावर मेरा कितना है 1.380, राइट, किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है हमारा 5 आवर्स। टाइम कितना है हमारा 5 आवर्स। तो व्हाट विल बी द आंसर हियर नाउ, व्हाट विल बी द आंसर हियर नाउ, तो दिस विल गिव यू 6.90 किलोवाट आवर, राइट। तो ये आपको देगा 6.90 किलोवाट आवर। तो अगर आपको इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप एक बात याद रखो कि हमारा 1 किलोवाट आर जो होता है ना, ये 1 है, 1 किलोवाट आर जो होता है उसको हम बोलते हैं 1 यूनिट, राइट, 1 यूनिट ऑफ पावर। तो ये 6.9 है, तो मुझे जो है 6.9 यूनिट या यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली है। ओके, सो यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। तो इसके ऊपर और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके बैक साइड में, यू जस्ट ट्राई टू डू। फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो चीज़ें करने के लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। सो या दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। एंड नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, बहुत ही जल्द आ जाएगा, जिसमें हम सीखने वाले हैं ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी या।